ये स्टोरी लियो टॉल्स्टॉय की लिखी स्टोरी है। हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड से इंस्पायर्ड है। 2 गज जमीन माइनस पार्ट 1। सन 1870 की एक सुहानी दोपहर थी। एक छोटे से गांव के कच्चे मगर साफ सुथरे घर के बाहर 2 बहनें बैठी थीं। बड़ी बहन पद्मावती, जो शहर के एक धनी सौदागर की पत्नी थी, अपने रेशमी परिधान और स्वर्ण आभूषणों को संभालते हुए अपने वैभव की कहानियां सुना रही थी। उसकी छोटी बहन गायत्री, जो किसान दीना की पत्नी थी, शांत भाव से उसकी बातें सुन रही थी। पद्मावती ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, बहन, तुम यहाँ इस धूल और गोबर के बीच कैसे जी लेती हो? हमारे शहर में तो महलों जैसे घर हैं, उत्तम भोजन है और मनोरंजन के साधन हैं। गायत्री ने अपनी बहन की आंखों में देखते हुए धीरे से मुस्कुराकर उत्तर दिया, जी, आपका जीवन ऐश्वर्यपूर्ण हो सकता है, पर उसमें स्थिरता नहीं है। आज लाभ है तो कल हानि। हम किसान भले ही साधारण जीवन जीते हैं, पर हमें कभी भूखा नहीं सोना पड़ता। हमारी अपनी जमीन है, अपनी मेहनत है। दीना, जो घर के भीतर अंगीठी के पास बैठा था, अपनी पत्नी और साली की बातें सुन रहा था। उसे लगा कि उसकी पत्नी सच कह रही है, पर मन के किसी कोने में पद्मावती की बातों ने एक टीस पैदा कर दी थी। उसने सोचा, हमारी एकमात्र समस्या यह है कि हमारे पास पर्याप्त जमीन नहीं है। यदि मेरे पास बहुत सारी जमीन हो तो मैं किसी से नहीं डरूंगा। दीना की आंखों में अब एक नई चमक थी। उसने ठान लिया कि वो अपनी परिस्थिति को बदलेगा। जल्द ही उसे खबर मिली कि स्थानीय जमींदारिन राजेश्वरी देवी अपनी कुछ उपजाऊ जमीन बेच रही हैं। दीना तुरंत उनके भव्य निवास पर पहुंचा। राजेश्वरी देवी अपने विशाल कक्ष में बैठी थीं। दीना ने पूरी विनम्रता के साथ उनके सामने जमीन खरीदने का प्रस्ताव रखा। उसने और गायत्री ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी निकाली, अपना एक बछड़ा बेचा और 40 एकड़ जमीन का एक टुकड़ा खरीद लिया। जैसे ही दीना जमीन का मालिक बना, उसका स्वभाव बदलने लगा। वो अपने पड़ोसियों को शक की निगाह से देखने लगा। एक दिन उसने देखा कि धन्नू नामक एक गरीब किसान की गायें उसके खेत में घुस आई हैं। दीना आग बबूला हो गया और उसने धन्नू को सरेआम अपमानित किया। उसने छोटे छोटे विवादों के लिए गांव वालों पर मुकदमे करना शुरू कर दिया। गांव के मुखिया ने उसे चेतावनी दी, दीना धन आता जाता रहता है, पर भाईचारा नहीं लौटता। पर दीना के मन में अब केवल विस्तार का भूत सवार था। एक सर्द शाम, जब दीना अपने घर के बाहर आग जलाकर बैठा था, एक परदेसी किसान जिसका नाम हरिचंद था, वहां आकर रुका। हरिचंद के वस्त्र धूल से भरे थे, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। दीना ने उसे भोजन और आश्रय दिया। बातों बातों में हरिचंद ने बताया कि वो सतलज नदी के पार के इलाकों से आ रहा है। दीना ने उत्सुकता से पूछा, सुना है वहां की दुनिया अलग है? क्या वहां भी किसानों को जमीन के लिए तरसना पड़ता है? हरिचंद की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, दीना भाई, वहां सतलज के उस पार जमीन नहीं, काला सोना बिखरा है। वहां की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि आप बस बीज डाल दें और कुदरत खुद खजाना उगल देती है। वहां हजारों एकड़ जमीन खाली पड़ी है। सरकार उन लोगों को जमीन दे रही है जो वहां बसने को तैयार हैं। मैंने खुद देखा है, वहां एक एक किसान के पास इतनी जमीन है कि वे घोड़े पर चढ़कर भी उसकी सीमा नहीं नाप सकते। हरिचंद ने अपनी थैली से सूखी मिट्टी का एक डला निकाला और दीना को दिखाते हुए बोला, ये देखिए, ये वहां की मिट्टी है। यहाँ की तरह कंकड़ पत्थर नहीं, बल्कि मक्खन जैसी मुलायम और काले रंग की उपजाऊ मिट्टी। वहाँ जो भी एक बार हल चला दे, उसकी 7 पुश्तें तर जाएंगी। दीना ने उस मिट्टी को अपने हाथ में लिया और उसे सूंघा। उसे लगा जैसे उस मिट्टी में किसी जादुई समृद्धि की महक थी। उसका छोटा सा 40 एकड़ का खेत अब उसे एक तंग पिंजरे जैसा लगने लगा। उस रात दीना सो नहीं सका। वो बार बार करवटें बदलता रहा। उसके दिमाग में हरिचंद की बातें गूंज रही थीं, हजारों एकड़, काला सोना, घोड़े पर चढ़कर सीमा नापना। उसे अपनी वर्तमान जमीन, जिसके लिए उसने गांव वालों से दुश्मनी मोल ली थी, अब बहुत छोटी और बेमानी लगने लगी। वो सोचने लगा, मैं यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों के लिए क्यों लड़ रहा हूँ? अगर मैं सतलज पार चला जाऊं तो मैं सचमुच का राजा बन सकता हूँ। उसके मन में लालच और डर के बीच एक युद्ध छिड़ गया था। अगली सुबह दीना ने गायत्री को पास बुलाया और अपनी योजना बताई। गायत्री का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते स्वर में कहा, स्वामी, हम यहाँ सुखी हैं। हमारे पास अपनी जमीन है, अपना घर है। सतलज के उस पार का रास्ता कठिन है और वहाँ के लोग अनजाने होंगे। क्या इतनी जमीन काफी नहीं है? पर दीना के भीतर का ज्वार अब शांत होने वाला नहीं था। उसने दृढ़ता से कहा, गायत्री, यहाँ हम बस गुजारा कर रहे हैं, पर वहाँ हम राज करेंगे। क्या तुम नहीं चाहती कि हमारे बच्चों के पास अपना एक बड़ा साम्राज्य हो? दीना ने बिना समय गवाए अपनी सारी जमीन, मवेशी और घर बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी। गांव वाले हैरान थे कि जो आदमी जमीन के एक एक इंच के लिए कचहरी जाता था, वो सब कुछ कौड़ियों के दाम बेच रहा था। दीना को अब बस धन इकट्ठा करना था ताकि वो सतलज पार जाकर बड़ी जमीन खरीद सके।
गायत्री दुखी मन से अपनी पोटलियां बांध रही थीं। उसने एक आखिरी बार अपनी रसोई की दीवारों को छुआ, जहां उसने अपनी गृहस्थी के सपने संजोए थे। वो दिन आ ही गया जब उन्हें गांव छोड़ना था। बैलगाड़ियां सामान से लद चुकी थीं। दीना ने अपनी कुदाल और हल को गाड़ी में सबसे ऊपर रखा। उसने गांव के मंदिर की ओर देखकर हाथ जोड़े, पर उसकी प्रार्थना में श्रद्धा से अधिक अपनी सफलता की मांग थी। जैसे ही बैलगाड़ी ने चलना शुरू किया, दीना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके कदम अब एक ऐसे लक्ष्य की ओर थे जो क्षितिज के उस पार धुंधला दिखाई दे रहा था। सूरज ढल रहा था और धूल का एक गुबार उनके पीछे छूट रहा था। सतलज नदी का किनारा अभी कोसों दूर था, पर दीना के मन में वो 2 गज जमीन से कहीं आगे बढ़कर एक अनंत साम्राज्य की कल्पना कर चुका था। वह नहीं जानता था कि भाग्य उसे किस मोड़ पर ले जा रहा है। क्या वो उस सोने जैसी मिट्टी का स्वामी बनेगा या वो मिट्टी उसे ही निगल लेगी? ये तो केवल आने वाला समय ही बताने वाला था। और भी है। अगला वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट भी कर दो। स्टोरी लियो टॉल्स्टॉय की लिखी स्टोरी है हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड से इंस्पायर्ड है। 2 गज जमीन पार्ट 2। सतलज नदी के उस पार दीना और गायत्री एक नई आशा लेकर पहुंचे। पंचायत के सामने अपनी अर्जी रखने के लिए दीना ने बड़े भोज का आयोजन किया। गांव के बड़ों को खुश करने के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया ताकि उसे इस उपजाऊ मिट्टी में अपना हिस्सा मिल सके। दीना की मेहनत और उदारता रंग लाई। पंचायत ने उसे 100 एकड़ जमीन का मालिकाना हक दे दिया। उसने वहां एक मजबूत घर बनाया और कीमती मवेशी खरीदे। वो अपने लहलहाते खेतों को देख गर्व से भर जाता था। अब वो एक मामूली किसान नहीं बल्कि एक प्रतिष्ठित जमींदार बन चुका था। समय बीतने के साथ समृद्धि एक आदत बन गई और उसी के साथ दीना के भीतर लालच का बीज पनपने लगा। उसे अब अपनी 100 एकड़ जमीन छोटी लगने लगी। जब वो पड़ोस के विशाल जागीरदारों को देखता तो उसकी अपनी सफलता उसे फीकी लगने लगती। उसे लगा कि वो और भी बहुत कुछ पाने का हकदार है। दीना ने गेहूं की खेती के लिए और जमीन किराए पर ली, पर मुश्किलें कम न थीं। खेत घर से बहुत दूर थे और बैलगाड़ियों से अनाज ढोना एक भारी और खर्चीला बोझ बन गया। रात की तन्हाई में वो रोज एक ऐसी विशाल अखंड जागीर का सपना देखता जो हमेशा के लिए उसकी अपनी हो और जहां उसकी हुकूमत चले। 3 साल गुजर गए। किराए की जमीन को लेकर अन्य काश्तकारों के साथ रोजाना के झगड़े और कचहरी के चक्करों ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया था। गायत्री उसे शांत रहने और जो है उसमें खुश रहने को कहती, पर दीना को अब सिर्फ अपनी जमीन की मुकम्मल आज़ादी में ही जीवन का सार नजर आता था। एक शाम मनसुख नाम का एक व्यापारी दीना के घर शरण लेने पहुंचा। उसने बातों बातों में नर्मदा नदी के सुदूर पार रहने वाले कोल आदिवासियों की उपजाऊ और सस्ती जमीन का जिक्र किया। उसने दावा किया कि वहां जमीन इतनी सस्ती है कि कोई भी मामूली रकम देकर हजारों एकड़ का स्वामी बन सकता है। मनसुख की बातों ने दीना के भीतर की आग को हवा दी। उसने 7 दिनों तक कठिन और लंबी यात्रा की। व्यापारी की सलाह मानकर उसने अपने साथ रेशम के थान, बेहतरीन चाय और विदेशी शराब जैसे कीमती तोहफे लिए। अंततः वह कोल आदिवासियों की बस्ती में पहुंचा, जहां प्रकृति का साम्राज्य था। कोल आदिवासियों की बस्ती में दीना का स्वागत बहुत सादगी और गर्मजोशी से हुआ। दुभाषीय ढोंडू की मदद से उसने सरदार से मिलने की इच्छा जताई। उन भोले भाले लोगों ने दीना को एक ऊंचे चबूतरे पर बैठाया और उसे आदर के साथ जंगली चाय पिलाई। दीना को लगा कि उसका मकसद अब दूर नहीं है। तभी कोल सरदार बुधू वहां पहुंचा, जिसने लोमड़ी की खाल की एक विशाल टोपी पहनी थी। दीना ने तुरंत खड़े होकर उसे एक बेहद कीमती रेशमी लबादा और चाय की पेटियां भेंट कीं। सरदार उसकी उदारता से प्रसन्न हुआ और अपनी भाषा में बोला, तुम इस धरती पर जहां तक चाहो उतनी जमीन अपनी चुन सकते हो। जमीन का सौदा बहुत ही अनोखा था। केवल 1000 रुपये में 1 दिन की जमीन। सूर्योदय के समय दीना को एक बिंदु से चलना शुरू करना था। सूर्यास्त तक वो पैदल चलकर जितना बड़ा घेरा बना लेगा वो सारी जमीन उसकी होगी। शर्त सिर्फ एक थी, उसे सूरज डूबने से पहले उसी शुरुआती बिंदु पर वापस पहुंचना था। उस रात दीना की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो मन ही मन गणित लगाता रहा कि वो कम से कम 35 मील चल लेगा। उसने अपनी भावी विशाल जागीर, दर्जनों बैलों और खेतों में काम करते सैकड़ों नौकरों के सपने देखे। वो कल्पना में खुद को उस पूरे इलाके का निर्विवाद राजा मान बैठा था। अचानक एक डरावने सपने ने दीना को झकझोर दिया। उसने देखा कि सरदार हंसते हंसते व्यापारी बन गया, फिर वो बूढ़ा किसान हरिचंद बन गया और अंत में वो भयानक शैतान में बदल गया। वो शैतान एक बेजान लाश के ऊपर खड़ा अट्टहास कर रहा था और वो लाश किसी और की नहीं, खुद दीना की थी। वो पसीने से तरबतर होकर भोर में जाग उठा। और भी है। 2 गज जमीन।
भोर की पहली किरण अभी फूटी ही थी। घास से ढकी एक ऊंची टेकड़ी पर ठंडी हवा चल रही थी। सरदार बुद्धू ने अपने सिर से वो विशाल रोएंदार भूरी टोपी उतारी और उसे नर्म घास पर रख दिया। उन्होंने दीना की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, ये टोपी तुम्हारा प्रस्थान और अंतिम लक्ष्य है। सूरज डूबने से पहले यहाँ वापस आ गए तो जितनी उपजाऊ जमीन तुम नाप लोगे वो तुम्हारी होगी। बस एक ही शर्त है, सूरज ढलने से पहले इस टोपी को छूना अनिवार्य है। दीना के छोटे कटे हुए बालों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं और उसकी आंखों में असीम लालच की चमक थी। दीना ने अपना ऊपरी कुर्ता उतारा और उसे अपने वफादार नौकर धोंडू को थमा दिया। दूर खड़ी उसकी पत्नी गायत्री उसे बड़ी उम्मीद और डर के साथ देख रही थी। धोंडू के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी थीं। उसने धीरे से कहा, मालिक, ये घाटी अंतहीन है, संभलकर चलिएगा। लेकिन दीना ने उसकी अनसुनी कर दी। जैसे ही सूरज का ऊपरी किनारा क्षितिज पर दिखा, दीना एक तेज चाल के साथ नीचे की हरी भरी और खेती के लिए तैयार उपजाऊ भूमि की ओर चल पड़ा। दीना तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। रास्ते में उसे किसान हरिचंद मिले जो अपनी लहलहाती फसल के पास खड़े थे। दीना भाई, इस तरफ की मिट्टी सोने जैसी काली है, हरिचंद ने इशारा किया। दीना का मन डोल गया। उसने सोचा कि वो उस टुकड़े को भी अपने घेरे में ले लेगा। वो हर उपजाऊ कोने को अपनी मिल्कियत बनाना चाहता था। धूप अब गुनगुनी से तेज होने लगी थी, लेकिन उसकी तृष्णा उससे भी तीव्र थी। सुबह ढल रही थी और दीना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने अपने खंभे से जमीन पर निशान लगाना शुरू किया। हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि वो एक रियासत का मालिक बन रहा है। थोड़ा और आगे, बस वो नाला और वो घास का मैदान पार कर लूं, उसने खुद से कहा। जमीन इतनी शानदार थी कि वो उसे छोड़ने का साहस नहीं कर पा रहा था। उसका शरीर पसीने से भीगने लगा था, पर वो थका नहीं था। दोपहर हो चुकी थी। सूरज ठीक सिर के ऊपर आग उगल रहा था। तीखी धूप ने जमीन को तपा दिया था। दीना के पैर अब भारी होने लगे थे और गला सूखकर कांटा हो गया था। उसने एक पल के लिए रुककर अपनी मशक से पानी पिया। उसे लगा कि उसे अब वापस मुड़ना चाहिए, लेकिन तभी उसे दूर एक और मखमली हरी जमीन का टुकड़ा दिखा। इतनी उपजाऊ जमीन फिर कभी नहीं मिलेगी, उसने सोचा और अपनी थकान को धता बताते हुए और आगे निकल गया। अचानक आसमान में बादलों की परछाई से एक डरावनी आकृति उभरी। दीना को लगा जैसे वो शैतान है जो उसकी मूर्खता पर अट्टहास कर रहा है। दीना ने पीछे मुड़कर देखा। वो ऊंची घास वाली टेकड़ी अब महज एक धुंधला बिंदु दिख रही थी। उसका दिल एक अनजाने डर से जोर से धड़कने लगा। मुझे वापस पहुंचना ही होगा, वरना सब खो दूंगा, वो घबराकर बुदबुदाया। उसने अब टेकड़ी की ओर अपनी वापसी की दौड़ शुरू की। अब दीना की असली परीक्षा शुरू हुई। वो दौड़ रहा था, लेकिन उसका शरीर विद्रोह कर रहा था। उसकी सांसें लोहार की धौंकनी की तरह जोर जोर से चलने लगी थी, धौंक धौंक। उसका दिल छाती को फाड़कर बाहर आने को आतुर था। सूरज अब ढलने की ओर था और टेकड़ी अभी भी बहुत दूर थी। हर कदम पर उसका टूटता हुआ शरीर उसे रुकने की चेतावनी दे रहा था, पर मौत जैसा डर उसे आगे धकेल रहा था। दूर टेकड़ी पर धोंडू अपने मालिक को हाथ हिलाकर संकेत दे रहा था। सरदार बुद्धू अभी भी स्थिर खड़े थे। उनकी नजरें दीना पर टिकी थीं। दीना की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसे लगा कि उसके फेफड़े फट जाएंगे। उसका पसीना अब खून जैसा गर्म लग रहा था। बस थोड़ी दूर और। गायत्री, धोंडू, वो लड़खड़ाते हुए खुद को दिलासा दे रहा था। सूरज का निचला हिस्सा अब पहाड़ की घास वाली चोटी को छूने ही वाला था। दीना के पैर अब जमीन पर कम और हवा में ज्यादा थे। वो बार बार गिर रहा था। उसने अपने जूते उतार फेंके क्योंकि वे बोझ बन गए थे। उसके फटे हुए पैरों से घास के मैदान पर खून के निशान छूट रहे थे। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी। उसे बस वह भूरी टोपी दिखाई दे रही थी जो डूबते सूरज की आखिरी चमक में किसी स्वर्ण मुकुट जैसी लग रही थी। मैं नहीं हारूंगा, उसने अपनी आत्मा की पूरी शक्ति झोंक दी। सूरज अब लगभग पूरी तरह छिप चुका था। बस एक महीन सुनहरी रेखा बाकी थी। दीना टेकड़ी के आधार पर पहुंच गया था। उसका शरीर अब ढहने ही वाला था। उसने अपनी अंतिम ऊर्जा बटोरी और एक लंबी हताश छलांग लगाई। उसका हाथ हवा में लहराया और ठीक उसी पल सरदार बुद्धू की टोपी को छुआ जब सूरज पूरी तरह डूब गया। मैं जीत गया, उसने एक कराह के साथ कहा। सरदार बुद्धू ने झुककर देखा और एक ठंडी मुस्कान के साथ बोले, हाँ दीना, तुमने बहुत जमीन जीत ली। धोंडू दौड़ता हुआ अपने मालिक के पास पहुंचा और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन दीना का शरीर अब पूरी तरह बेजान हो चुका था। उसके मुंह से खून की एक पतली लकीर निकली और उस उपजाऊ मिट्टी में मिल गई जिसे वो पाना चाहता था। लालच की अग्नि ने दीना के जीवन की डोर जला दी थी। सरदार बुद्धू के निर्देश पर धोंडू ने पास पड़ा फावड़ा उठाया। उसी टेकड़ी के पास जहां से दीना ने अपनी यात्रा शुरू की थी, धोंडू ने एक कब्र खोदी। दीना के निर्जीव शरीर को नापा गया। सिर से पैर तक वो ठीक 2 गज का था।
उसे उसी मिट्टी में दफन कर दिया गया। अंततः एक इंसान को उतनी ही जमीन नसीब हुई जितनी उसके शव को समाने के लिए चाहिए थी। अगला वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट भी कर दो।